तो नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर यानी कि जो संख्या पद्धति है उसका फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर्स हम लोग कहते हैं। उसके बारे में आज डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ, अगर आप लोग शून्य पे हैं तो शून्य से शिखर तक आपको ले जाने का कर्तव्य हमारा है। और आप आज अगर इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं, आप कहीं भी हो किसी, आप थोड़ा सा समय निकाल कर अगर वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपको नंबर सिस्टम में रियल नंबर से वास्तविक संख्या से एक भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है। और बता दें कि ये जो वीडियो है ये बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन, जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम हैं जिसमें रियल नंबर्स चैप्टर होंगे, वो सभी बोर्ड के एग्ज़ाम को यहाँ पे कवर किया गया है। और आप या तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, दोनों आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। और इंग्लिश और हिंदी हम दोनों यूज़ करते चलेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। तो आप वीडियो को केवल अंत में वीडियो तक के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप शून्य पे हैं ना तो आपको शिखर तक ले जाकर छोड़ेंगे। आप मैथ्स में 0 क्यों नहीं आता हो आपका नंबर। और वैसे हम आप बता दें कि मेरा ऑफलाइन सेंटर है और ऑनलाइन हम उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब रेगुलर 2026 का जो एग्ज़ाम होगा 2026 एग्ज़ामिनेशन के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं। मैथ्स का ये जो नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं, अंत तक चलेगा। तो वीडियो को ज़रूर अंत में देखिए। वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं नंबर सिस्टम, जो हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति का, उसमें रियल नंबर से पहले हम लोग समझते हैं कि हमको इस चैप्टर में आखिर कौन कौन से टॉपिक्स है जिसको पढ़ने की ज़रूरत है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो देखिए, वास्तविक संख्या को तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके साथ साथ परिमेय और अपरिमेय को पढ़ेंगे। और इसमें परिमेय संख्या को सिद्ध करना पड़ेंगे, परिमेय संख्या के साथ साथ अपरिमेय को सिद्ध करना पड़ेंगे। ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय उनके बीच की संख्या, ये सारा का सारा चीज़ इसमें देखना है। यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम से हम लोग जो है मासा निकालेंगे, तो इसको भी देखेंगे। ये भी एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जाता है। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे सीखेंगे और अभाज्य गुणनखंड विधि से ही लसा और मसा निकालेंगे। ठीक है। उसके बाद शांत और अशांत दशमलव को इसमें सीखना होता है। और p/2 के पावर n × 5 के पावर m में बदले, इस प्रकार से कैसे, ये सारे टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम को कवर करते हैं और ये ऑल टॉपिक्स हैं। ठीक है। इसके बाहर से जो है और भी कोई, इसके बाहर और कोई टॉपिक्स नहीं है। तो चलिए एक एक करके जो है हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हमारा पहला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या। उससे वास्तविक संख्या जानने से पहले हम थोड़ा सा नंबर सिस्टम को बेसिक से शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग बेसिक से देखिए और एक एक चीज़ों को जो हम क्लियर करते चलेंगे। अगर कोई भी डाउट आता है आपको तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपने एक बड़े भाई के नाते जो है मान के वीडियो को देखिए। ठीक है। और कोई भी, जैसे हमसे भी अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में सजेशन दीजिएगा कि यहाँ पे ये मिस्टेक्स है। अगर अच्छा है तो उसके लिए भी जो है आप कम्प्लीमेंट दे सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं, एक एक करके सब टॉपिक्स को डील करते हैं। ठीक है। चलिए, ये तो नंबर सिस्टम जानने से पहले जो हमको थोड़ा सा नंबर्स के बारे में जानना होगा। नंबर्स को जानने के पहले जो है डिजिट्स के बारे में जानना होगा। समझिएगा, पहले डिजिट्स कहने का मतलब अंक। ठीक है। अंक कितने होते हैं ये बताइएगा। सबसे पहले अंक के बारे में जानते हैं हम। देखिए, अंक जो होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक क्या होते हैं, अंक होते हैं। और इसकी जो संख्या होती है वो 10 होती है। कितनी होती है, 10। टोटल जब गिनेंगे आप, देखिए 1 से 9 तक 9 हो गया और यहाँ पे एक 0 को ऐड कर दिए तो यहाँ पे 10 हो गया। तो अंक कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। और इसी अंक से जो है यहाँ पे नंबर्स का निर्माण होता है। ठीक है। इसी अंक से यहाँ पे संख्याएँ बनती है। देखिए, अंक है, अंक मतलब अकेला, जो भी अकेले आएगा। यहाँ पे हम 0 से 9 तक देख रहे हैं तो सब यहाँ पे अकेले ही आ रहे हैं। तो जो भी अकेले आएगा उसको हम अंक कहेंगे। और जो नंबर्स होते हैं, जो संख्याएं होती है, वो अकेले भी आ सकता है और एक से ज़्यादा जितनी भी संख्याएं होती है वह कैसे भी अकेले आ सकते हैं, 2 3 4 के साथ आ सकते हैं, ऐसे। तो संख्याएँ जो है वो अनंत है, अनलिमिटेड है। ठीक है। संख्याएं जो होती है वो अनगिनत होती है, यानी कि अनंत होती है। और ये जो डिजिट्स होते हैं वो 10 होते हैं। और इसी डिजिट्स से जो है यहाँ पे नंबर्स का निर्माण होता है। तो हम एक चीज़ कह सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 4 क्या है, तो 4 देखिए अकेले आया हुआ है। ये अंक भी है और यहाँ पे ये संख्या भी है। ये अंक भी है और यहाँ पे क्या है, एक संख्या, ये डिजिट भी है और यहाँ पे नंबर भी है। हम दोनों लैंग्वेज को जो है मिक्स करके यहाँ पे जो है हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगा, तो आप लोग चीज़ों को जो है कोरिलेट कर पाइएगा सही से। और यहाँ पे जैसे 2405 लिखा हुआ है, अगर हम इसको कहें तो ये केवल और केवल नंबर्स है।
यानी कि केवल और केवल क्या है, एक संख्या है, ये जो है अंक नहीं है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं जो अंक आता है वो अकेले आता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 ये 4 अंक से मिलके एक संख्या बना है। तो क्या हम यहाँ पे एक चीज़ कह सकते हैं कि जितने भी अंक हैं इसको तो हम नंबर कह सकते हैं, लेकिन जितने भी नंबर होते हैं उसको अंक नहीं कह सकते हैं। ठीक है, बातों को आप समझिएगा ध्यान से। हम यहाँ पे बोले हैं कि ये जितने भी सारे अंक जो दिखाई दे रहे हैं 9, तो 9 यहाँ पे अंक भी है, अंक के साथ साथ ये संख्या भी है। ठीक है, जैसे 8 यहाँ पे अंक भी है और अंक के साथ साथ यहाँ पे संख्या भी है। बट एक चीज़ हम यहाँ पे करें, जैसे 351 ये जो है यहाँ पे अंक, ये अंक जो है ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंक हम बोले हैं कि अकेले आता है, 351 ये 3 अंकों से मिलके बना हुआ है, तो ये अंक नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पे संख्या हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे अंक और संख्या समझ में आ गया। अब यहाँ से हम नंबर से शुरू करते हैं। ठीक है, नंबर्स कहने का मतलब संख्या है। संख्याएं जो होती है ना, ये 2 तरह की होती है। संख्या जो होती है ये 2 तरह की होती है। एक होता है यहाँ पे रियल नंबर्स, रियल नंबर्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, और एक होता है यहाँ पे इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स, या फिर इसी को हम लोग काल्पनिक संख्याएं भी कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, देखिए हमको जो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं क्लास 1 से क्लास 10 तक जो है हमको रियल नंबर्स के ही बारे में पढ़ना है, और ये इमेजिनरी नंबर को जो है हमको आगे 11th क्लास में कम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्या भी इसको कहते हैं, तो इसको देखना है। तो हम इसको जो है, ये जो संख्याएं हैं इसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये 10th का नहीं है। 10th तक का सिलेबस में यहीं तक पढ़ना है। ठीक है, रियल नंबर तक ही पढ़ना है 10th तक का सिलेबस में, तो इसी को देखते हैं। और इसी को जब आगे एक्सपैंड करेंगे रियल नंबर को, समझिएगा। तो रियल नंबर यहाँ पे 2 तरह की होती है। रियल नंबर यहाँ पे 2, एक होता है रेशनल, रेशनल नंबर्स जिसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्या। उसके बाद इधर होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स जिसको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, ये रेशनल नंबर होता है और ये इरेशनल नंबर होता है। हम बारी बारी से डिफिनीशन को भी देखेंगे। यहाँ पे रेशनल नंबर के बारे में अगर देखें हम, समझिएगा चीज़ों को ध्यान से। रेशनल नंबर क्या होती है? नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, ऐसा नंबर जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं या फिर रेशनल नंबर्स कहते हैं। बट लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, वेयर p और q जो होगा, p एंड q एक इंटीजर होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होगा। p और q क्या है? एक पूर्णांक है यहाँ पे। अब पूर्णांक क्या होता है ये आगे हम देखेंगे, चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए समझिए p और q एक पूर्णांक है। और एक और चीज़ और है कि q जो है ये नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, q जो है यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि नीचे ऊपर वाले को हम जानते हैं कि अंश कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं? नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो डिनोमिनेटर यानी कि जो हर है वो q यानी कि वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 आ गया नीचे तो ये फिर परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल में हम देखें 7 क्या होता है? 5। देखिए ये परिमेय संख्या है। जैसे अगर हम देखें -2/3 ये परिमेय है। अगर हम बोले कि 0 परिमेय है कि नहीं है बताइए। तो देखिए 0 जो होता है, 0 के बट्टा में क्या लिखा हो? 1 छिपा होता है। ठीक है, 0 के बट्टा में क्या छिपा होता है? 1। तो 0 हमको ऊपर 0 उससे मतलब नहीं है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। देखिए क्यों यहाँ पे 0 नहीं है, यानी कि ये परिमेय संख्या है। अगर हम बोले तो 0 परिमेय संख्या होगा। बोले कि 7 ये भी परिमेय संख्या होगा। अगर हम बोले कि 8/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या आ गया? 0। क्यों 0 आ गया तो यहाँ पे ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे पूर्णांक क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, अभी चीज़ों को अब इरेशनल में समझिएगा। जिसको इस रूप में नहीं लिखा जाता है उस सब यहाँ पे क्या हो जाता है? अपरिमेय हो जाता है। जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अ नंबर विच इज़ नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q
द नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, उस नंबर को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। अगर एग्जांपल में देखें तो जैसे √2। अब देखिए यहाँ पे √2 हम इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे जो है ये पूर्णांक नहीं है, बट यहाँ पे किसका बात हो रहा है, यहाँ पे p और q पूर्णांक होना चाहिए, बट यहाँ पे √2 जो है ये पूर्णांक नहीं है। अगर आप लोग 9th में पढ़े होंगे तो पूर्णांक के बारे में जानते होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, निगेटिव होता है, जीरो इंटीजर्स होता है, वही चीज़ है। तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव सब, जीरो इंटीजर सब होगा, बट ये देखिए ये इंटीजर नहीं है, रूट में इंटीजर नहीं होता है, पूर्णांक जो होता है वो रूट में नहीं होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है, डेसिमल में नहीं होता है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे अगर हम 3 भी दे दें तो ये अपरिमेय संख्या है। अगर हम √5 लिख दे, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वो सारा का सारा किस में आता है, इरेशनल नंबर में आता है, अपरिमेय संख्या। जैसे एक पाई होता है, ठीक है, लॉगरिदम का कोई भी होता है वो, ये सब किस में आता है, इरेशनल नंबर में आता है, ठीक है। लेकिन 22/पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। लेकिन 22/7 जो पाई का वैल्यू होता है ये हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये p है और ये q है, और ये p और q ये दोनों क्या है, पूर्णांक होता है। तो ये होता है। आगे हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर को जो है परिमेय संख्या का भी पार्ट्स होता है। आगे हम इधर समझते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखिए आगे हम यहाँ पे रेशनल नंबर को देखे हैं, जिसको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। इसका भी आगे जो है पार्ट्स हो जाता है। अब इसका आगे 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। एक जो होता है, समझिए चीज़ों को, एक होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद इधर जो होता है इंटीजर्स होता है, जिसको हम लोग हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। फिर आगे ये जो है ये 3 तरह से डिवाइड हो जाता है। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। एक होता है जीरो इंटीजर्स, जिसको हम लोग शून्य पूर्णांक कहते हैं। और एक होता है निगेटिव इंटीजर्स। चीज़ों को आप समझिएगा, थोड़ा सा इंग्लिश है, हिंदी हम यहाँ पे लिख देते हैं, वैसे समझ सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐसे भी लिखते हैं, पॉजिटिव ऐसे भी लिख सकते हैं, ये शून्य है तो इसको जीरो लिख सकते हैं, निगेटिव इंटीजर तो इसको निगेटिव ऐसे लिखेंगे। अब इसमें क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स में पॉजिटिव है ना इधर, तो ऐसा लिखना है 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक जाती है। शून्य इंटीजर्स यहाँ पे केवल और केवल क्या होती है, जीरो। निगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 -5 ये अनंत तक ये भी जाती है। तो ये सारी की सारी जो है यहाँ पे पूर्णांक है। अगर पूछा जाए कि 4 क्या है तो 4 भी पूर्णांक है। अगर स्पेसिफाई करके पूछा जाए तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स में आएगा। 4 पॉजिटिव इंटीजर्स, -4 देते तो निगेटिव, और जीरो तो अपना अलग ही है। और देखिए सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसका जब हम सेट लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 डैश डैश ऐसे, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ये जितने पॉजिटिव इंटीजर्स है यानी कि धनात्मक पूर्णांक के समुच्चय को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी के समुच्चय को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर्स, जिसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या। अब देखिए सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विथ जीरो, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ साथ अगर हम जीरो को ऐड कर ले, इसके साथ हम जीरो को ऐड कर ले, यानी कि अगर हम इसी को जीरो से ले चले, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक, तो इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर, होल नंबर्स, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। समझिएगा चीज़ों को ध्यान से। देखिए इंटीजर्स जो होता है यहाँ 3 तरह से, पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स जो है 1 2 3 4 ऐसे जाता है, पॉजिटिव है धनात्मक पूर्णांक। शून्य पूर्णांक में केवल और केवल जीरो आएगा। निगेटिव इंटीजर्स यहाँ पे -1 -2 -3 जो भी संख्या माइनस में हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं होगा, कि बट्टा में नहीं होगा। फ्रैक्शन को देखो अलग यहाँ पे डिवाइड कर दिया, पार्ट इसका अलग है। और फ्रैक्शन में नहीं होगा तो डेसिमल में नहीं जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन ही आगे चल के डेसिमल में जाता है।
फिर यहाँ पे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट है, यहाँ पे जो समुच्चय है 1 2 3 4, ये जो सेट है पॉजिटिव इंटीजर्स के समुच्चय को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, ऐसे बचपन में भी हम लोग पढ़े हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, तो वही सारा चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा सा डिफरेंट वे है कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक के समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और यहाँ पे होल नंबर है तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विद जीरो, मतलब कि धनात्मक पूर्णांक के साथ शून्य को अगर लगा दिया जाए तो इसमें क्या बन जाता है, ये पूर्ण संख्या बन जाता है, यानी कि होल नंबर्स बन जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे चलते हैं यहाँ पे और ज़्यादा आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में आगे जब बढ़िएगा, अब धीरे धीरे यही जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, यही में सम्स, इसी में जो है सम संख्या, विषम संख्या इसी में आते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी संख्या हैं, लेकिन हम नंबर सिस्टम में ये सब नंबर्स का ही पार्ट होता है, और नंबर्स में भी ये सब रियल नंबर का पार्ट है, यानी कि सारी की सारी संख्या ये वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, और जो समृद्ध संख्या या फिर इमेजनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या, उसको हम लोग 11th में पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें ये सारी संख्याएँ आती है, जैसे रूट में 2 दे दे, माइनस में रूट अंडर -7 दे दे, इस प्रकार की संख्या जो होती है वो उसमें आती है। आयोटा होता है इसमें, तो ये सारी की सारी चीज़ों को जो है हम उसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सम संख्या। ठीक है, सम संख्या जिसको इंग्लिश में हम लोग इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर्स सम संख्याएं, इसको क्या कहते हैं। देखिए हम चीज़ों को पूरा बेसिक से ले जाना है। ठीक है, आपको आगे चल के कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए चीज़ों को जो है पूरे शून्य से ले चलते हैं। ठीक है, तभी चीज़ें आगे क्लियर हो पाएंगी। सम संख्या, यहाँ पे सम संख्या अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, सम संख्या उसको कहेंगे जो नंबर 2 से कट जाता है, 2 से विभाज्य हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं आप 0 2 4 6 8 ऐसे अनंत तक, तो ये सारी की सारी जो है ये सम संख्या, ये सारी की सारी संख्या 2 से कट जाती है। अगर हम विषम का बात करें, विषम संख्याएं जिसको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं, ऑड नंबर्स, यहाँ पे जो है अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। वैसे संख्या जो 2 से डिविजिबल ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखें 3 हो गया, 1 3 5 7 9, इस तरह की जो संख्याएं होती है वो सारी की सारी संख्या विषम संख्या होती है। प्राकृत संख्या हम लोग देख ही लिए, पूर्ण संख्या देख ही लिए। अब देखिए प्राकृत और पूर्ण के बाद जो है यहाँ पे हम लोग अभाज्य संख्या देखते हैं। अभाज्य संख्याएं, इसको हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है समझिए। अभाज्य संख्या को थोड़ा सा ध्यान से, ऐसे कहा जाता है कि वैसा नंबर जो एक और अपने आप से कटे, अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, जो नंबर मतलब एक और अपने आप से कटे वो जो होता है प्राइम नंबर से। बट ये थोड़ा सा मतलब कि गलत टाइप में हो जाता है, यूँ गलत हो जाता है। जैसे इसको हम लिखते हैं अ नंबर which has only 2 factors, a number which has only 2 factors, जिसका 2 फैक्टर होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये फैक्टर्स क्या होता है, गुणज कहते हैं। तो ये फैक्टर क्या होता है समझिएगा चीज़। फैक्टर जैसे हम कहें आपको कि 4 का फैक्टर बताइए, यानी कि 4 जो है किस किस टेबल से पढ़ते हैं। देखिए फैक्टर जो आने के लिए हम थोड़ा सा फैक्टर का टॉपिक को उठाते हैं, फैक्टर को समझिएगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि 4 है, 4 का कितना फैक्टर है। फैक्टर करने का मतलब ये किस किस टेबल से कटता है। देखिए जितना भी नंबर होता है ना वो 2 टेबल से तो कटता ही कटना है, एक से कटेगा और एक खुद का टेबल से कटेगा। तो देखिए एक से कटेगा, फिर ये 2 से कटेगा, फिर 3 से नहीं कटेगा, कितना से कटेगा, 4 से कटेगा। तो इसका फैक्टर कितना हो गया, 3। जैसे हम कहें कि 5
5 बताइए, तो आप कहिएगा कि 1 से कटेगा सर, और यहाँ पे ये 5 से कटेगा, और इसके अलावा और कोई नंबर से तो नहीं कटेगा। जैसे हम कहें कि 3 का फैक्टर बताइए, तो आप बताइएगा कि 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 2 का बताइए तो आप कहिए कि 1 से कटेगा और ये 2 से। 1 का बताइए तो आप कहिए कि सर 1 जो है केवल 1 से कटेगा। हम पूछेंगे कि 8 का फैक्टर बताइए 8 का, तो 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और ये 8 से कटेगा। इस प्रकार से हम फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। फैक्टर यहाँ पे है 4 का फैक्टर है, तो इस प्रकार से। तो नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, जिसका केवल 2 फैक्टर होगा उसी को हम लोग यहाँ पे प्राइम नंबर्स कहेंगे या फिर अभाज्य संख्या कहेंगे। अब समझिए यहाँ पे 4 है, 1 2 3, इसका 3 फैक्टर हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन 5 देखिए यहाँ पे 2 फैक्टर है तो ये प्राइम नंबर होगा, तो 5 प्राइम नंबर है। 3 देखिए, 3 यहाँ पे 3 का कितना फैक्टर है, 2 ही फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर है। 2 का यहाँ पे देखिए कितना फैक्टर है, 2, 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, तो यानी कि ये होगा। लेकिन 1 का यहाँ पे मात्र 1 ही फैक्टर है, इसको 2 फैक्टर चाहिए, ना 2 से कम और ना 2 से ज़्यादा, तो यहाँ पे 1 ही फैक्टर, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। और यहाँ देखिए 1 से 2 से ज़्यादा है तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब चीज़ों को आप लोग समझ रहे होंगे कि फैक्टर यहाँ पे क्यों लिखा गया है। देखिए जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे हम लिख दें तो देखिए 1 तो नहीं है, 2 से स्टार्ट है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इस प्रकार से ETC कर लीजिएगा। बहुत सारा है, बहुत सारा होता है ETC कर। देखिए 2 को यहाँ पे 2 फैक्टर है, 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है। 5 के पास भी यहाँ पे 1 और 5 है, 3 के पास भी ये 1 से कटेगा और कितना से कटेगा, 3 से कटेगा। तो जितनी भी संख्या यहाँ पे लिखी हुई है सबका मात्र 2 ही फैक्टर है, एक खुद 1 से कटेगा और एक खुद इटसेल्फ कटेगा। तो इस प्रकार से ये जो है जितनी भी संख्या ये प्राइम नंबर है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट जो अगर प्राइम नंबर आपसे पूछते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो वो कितना होगा, 2 होगा। और इवन प्राइम नंबर भी पूछे तो मात्र 2 होगा। इवन प्राइम नंबर आपसे पूछ दे अगर, इवन प्राइम नंबर कहने का मतलब क्या होता है, सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या मात्र एक ही है, वो केवल और केवल 2 है। देखिए एक ही कहने का मतलब एक ही, 2 एक ऐसा सम संख्या भी है और सम होने के साथ साथ जो है ये प्राइम नंबर भी है, अभाज्य संख्या। अगर 2 के अलावा कोई भी अगर सम संख्या आएगा, तो जैसे मान लीजिए कि 4 आएगा, तो 1 से तो कटेगा ही कटेगा और 4 से कटेगा, लेकिन ये 2 से भी कटेगा। कितना से कटेगा, तो इसका मोर देन 2 फैक्टर हो गया। तो मोर देन 2 फैक्टर हो जाएगा तो फिर वो जो है प्राइम नंबर में नहीं आ पाएगा। लेकिन यहाँ पे प्राइम नंबर कहता है कि हमको इतना फैक्टर चाहिए, 2 ही फैक्टर चाहिए। अगर कोई भी सम संख्या दूसरा अदर 8 ले लेते हैं तो फिर भी ये 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो मोर देन 2 फैक्टर हो जाएगा। तो मात्र एक 2 ही एक ऐसा है जिसका ओनली 2 फैक्टर है, इसलिए 2 इवन प्राइम नंबर भी है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी ओनली एंड ओनली 2 है, ठीक है। 2 करने का मतलब 2 नहीं 1, ये 2 मतलब एक ही है ये, ठीक है। 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और उसके बाद इवन प्राइम नंबर भी 2 है। एक यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, आप चीज़ों को समझिए। और यहाँ पे अभाज्य के बाद जो है आगे आते हैं, अभाज्य संख्या के बाद ऊपर से मिटा देते हैं। इसको भी मिटा देते हैं। देखिए अभाज्य संख्या प्राइम नंबर के बाद यहाँ पे एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। अब देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या क्या होती है। तो देखिए अ नंबर विच इज ओनली 2 फैक्टर है, यहाँ पे अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स यानी कि 2 फैक्टर से ज़्यादा होगा यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, अब देखिए एक जो है एक के पास एक ही फैक्टर है, मात्र 1 से कटता है, तो यहाँ तो 2 भी नहीं है तो ये 1 नहीं होगा, ठीक है। 1 यहाँ पे नहीं होगा। अगर हम 2 ले लिए तो 2 का 2 ही फैक्टर है, 3 का 2 फैक्टर है, फिर 3 के बाद क्या है 4,
यहाँ पे 4 का देखिए कितना फैक्टर है, तो 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो मोर देन 2 फैक्टर यानी कि 3 फैक्टर, मतलब 2 से अधिक गुणज जिसका आएगा उसको हम लोग भाज्य संख्याएं कहेंगे। ठीक है, 2 से अधिक आना चाहिए। 4 के बाद जैसे हम अगर ले लिए 4, 5 नहीं होगा, 6 ले लेते हैं। 6 बताइए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो इसका बताइए मोर देन 2 फैक्टर्स हुआ कि नहीं। तो मोर देन 2 फैक्टर्स जिसका भी होगा वो सारी की सारी संख्या यहाँ पे भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर्स आएंगे। 6 के बाद क्या होगा, 7 नहीं होगा, देखिए 7 इसमें आ गया है। 8 होगा, 8 देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और खुद 8 से कटेगा। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया तो 8 हो गया इस प्रकार से। 8 के बाद जो है 9 भी होगा, 9 देखिए 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, खुद 9 से कटेगा, तो 3 हो गया। ETC इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स होगा वो सारी की सारी संख्या कंपोजिट नंबर्स यानी कि भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। और जिसका ओनली 2 फैक्टर्स होगा वो केवल और केवल प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। तो बताइए प्राइम नंबर का है कि हमारे पास 2 फैक्टर चाहिए, ठीक है, और को यहाँ पे कंपोजिट नंबर का है कि हमारे पास मोर देन 2 यानी कि 2 से अधिक फैक्टर चाहिए, तब उसको हम अपने यहाँ रखेंगे। और ये कब रखेगा, जब 2 फैक्टर होगा तब रखेगा। तो एक जो है एक बेचारा इसके पास एक ही फैक्टर है, तो एक नोट में आप चीज़ लिख सकते हैं, नोट देकर 1 जो है 1 न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। ठीक है, एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही क्या है भाज्य। एक जो है इसके पास एक ही फैक्टर है, तो ना ये अभाज्य संख्या होगा यानी कि न प्राइम नंबर होगा और न ही कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चीज़ों को याद रखें कि एक जो है ना ही कंपोजिट नंबर है यानी कि हमारा भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है, दोनों में से ये कोई संख्या नहीं होगा। अब यहाँ पे कंपोजिट नंबर के बाद एक और संख्या आता है और वह है हमारा को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्या। देखिए अगला जो हमारा नंबर है वो है को प्राइम। को प्राइम नंबर जिसको हम लोग कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स। देखिए क्या होता है, तो जिसका HCF आ जाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 को नंबर लेते हैं A एंड B, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। A और B 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं और जिसका HCF है जो A, B, ये क्या आ जाए 1 आ जाए। मतलब 2 नंबर का अगर मासा, HCF को हिंदी में क्या कहते हैं, यहाँ पे महत्तम समापवर्तक। आगे सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जिसका मासा कितना हो 1 हो तो उसको हम क्या कहेंगे को प्राइम। ऐसा क्या क्या हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए 2,3। देखिए इसका मासा क्या होता है, मासा मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें कोई कॉमन जब नहीं होगा ना तभी 1 होता है। ठीक है, 2 और 3 हो गया, जैसे 3 और 4 हो गया, 3 और 5 हो जाएगा, 5 और 7 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो संख्याएं होती है ETC, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका मासा कितना आ जाए, जिसका HCF जो है 1 के बराबर आ जाएगा, तो उसको हम कहेंगे कि ये को प्राइम नंबर है यानी कि सहअभाज्य संख्याएं होती है। आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी संख्याएं समझ में आ रही होंगी। और ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं वो नंबर सिस्टम में जो है रियल नंबर का पार्ट है। ठीक है, वास्तविक संख्या की ये सारी की सारी संख्या किसका, वास्तविक संख्या का ही पार्ट होता है। तो ये सभी संख्याएं को वास्तविक संख्या हम कह सकते हैं। और हमारा जो काल्पनिक संख्या है उसको अलग 11th क्लास में पढ़ना है। अब जो है हम इसके बाद HCF को हम लोग पढ़ते हैं और वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो है हम चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो है यूक्लिड ने यहाँ पे क्या कहा था, समझिएगा कि A और B, समझिएगा चीज़ों को, A और B यहाँ पे 2 को जो है पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धनात्मक पूर्णांक है। और धनात्मक पूर्णांक करने का मतलब होता है कि 1, 2, 3, 4 ऐसे करके धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, A और B यहाँ पे 2 धनात्मक पूर्णांक है। तो इसके लिए यूक्लिड ने कहा था A =
बी क्यू प्लस में आर, वेयर जहाँ आर जो है यहाँ पे आर यानी कि जो रिमाइंडर है वो या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से क्या होगा बड़ा, बट किससे छोटा होगा, तो यहाँ पे b से छोटा होगा। ये यूक्लिड ने कहा था। और समझिए इसमें यूक्लिड ने ये सारी की सारी चीज़ें जब कही तो ये सारी की सारी ए जो है यहाँ पे ये भाज्य है। भाज्य कहने का मतलब क्या होता है बताइए, डिविडेंड। इसको नीचे लिख देते हैं। ठीक है, और b यहाँ पे जो है ये भाजक है, भाजक डिवाइजर, और q जो है यहाँ पे भागफल है। भागफल करने का मतलब क्विसेंट, और r को तो आप लोग जानते हैं रिमाइंडर है, जिसको हम लोग शेषफल कहते हैं, शेषफल। देखिए बचपन में एक चीज़ हम सीखे होंगे कि एक फार्मूला आता था बचपन में, भाग को चेक करते थे हम लोग, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में क्या होता है शेषफल। और यही चीज़ें यूक्लिड ने जो है अपने तरीके से यहाँ पे लिखा कि a जो है यहाँ पे भाज्य है, b जो है यहाँ पे भाजक है, और q देखिए q और r में कोई चेंज नहीं है, q क्विसेंट है और r यहाँ पे रिमाइंडर है। बट यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है जो r है यहाँ पे यानी कि जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे 0 के बराबर या फिर बड़ा है, लेकिन b करने का मतलब भाजक से छोटा है। अब ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी लेकिन समझिएगा यहाँ पे, जैसे अगर मान लीजिए कि 2 से अगर हम किसी 5 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 2 से 5 को डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे 2 टाइम्स में जाएगा, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया तो कितना आता है 1। और यहाँ पे ये जो 2 है ये क्या हो जाता है भाजक, और ये वाला जो है ये क्या हो जाता है बीच वाला ये भाज्य हो जाता है, और ये जो होता है ये क्या हो जाता है भागफल हो जाता है, और नीचे जो है ये क्या हो जाता है शेषफल। समझिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ से। अब ये सारा का सारा चीज़ लिखा हुआ है, अब इसमें हम जब पुट करेंगे ना इसको तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। भाजक गुने भागफल, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 और शेषफल को जोड़ देंगे तो 5, तो ये तो हमारा सही है। लेकिन इसको समझने का प्रयास करती है, आर यानी कि रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल 1 है, ये जो शेषफल 1 है यहाँ पे कहा गया कि यह तो 0 हो जाएगा, या तो यहाँ पे अगर 4 रहता तो कट जाता तो यहाँ पे 0 हो जाता, तो या तो 0 के बराबर होगा और नहीं तो 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा है 1, लेकिन b से छोटा होगा, और b कौन है यहाँ पे b, और b देखिए b को हम क्या कह रहे हैं भाजक कह रहे हैं, तो भाजक तो ये है ना, तो b ये b है हमारा, और ये क्या है a है, और ये वाला क्या है ये q है, और ये वाला क्या है यहाँ पे r है। तो बताइए r जो है यहाँ पे r ये 0 से क्या है बड़ा है, 0 से क्या है बड़ा है, लेकिन छोटा किससे है 2 से छोटा है कि नहीं है, और 2 से छोटा यानी कि किससे छोटा है b से छोटा है। तो ये बात को किसने कहा था, और ये हमेशा कंडीशन फुलफिल होगा यहाँ पे, ये हमेशा होगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो ये हमेशा फुलफिल कंडीशन होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो, लेकिन यहाँ पे मैटर ख़त्म नहीं होता। यहाँ से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग जो है क्या निकालते हैं, तो मासा ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, मासा करने का मतलब होता है HCF, मासा ज्ञात करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग किसको ज्ञात करते हैं, मासा को ज्ञात करते हैं। आइए मासा को ज्ञात करना हम लोग सीखते हैं। अभी तो ये सिंपल सा था, यानी कि a = BQ + R है। यहाँ पे a जो है वो भाज्य है, b जो है यहाँ पे भाजक है, q जो है यहाँ पे भागफल है, और r यहाँ पे क्या है शेषफल है। तो समझिएगा हम चीज़ों को जो है यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम इसको समझाने का प्रयास करें। इस प्रकार से कि 135 और 225 का मासा ज्ञात करें। ठीक है, मासा तो ज्ञात करना है, बट किससे ज्ञात करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हल लिखते हैं। ऐसे ही बनाना एग्जाम में, तभी 2 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। आपको कहेगा क्वेश्चन में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मासा ज्ञात करें, तो ऐसे लिख दिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यूक्लिड ने क्या कहा था, a = BQ + R।
यही कहा था, आर कहा था यहाँ पे। और वो वाला याद रखिएगा कि आर जो होता है वो 0 के बराबर या फिर बड़ा और किससे छोटा, बी से छोटा होता है। अब 135 और 225 है, तो देखिए इसमें हम जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड करना है। तो बीच में हम बड़ा को लेते हैं 225 और किससे डिवाइड करते हैं 135 से। अब बताइए, आप खुद बताइएगा, 135 से जब 225 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में लगेगा कि दो बार में लगेंगे तो 270 हो जाएगा। तो एक बार में लगाएंगे यहाँ पे तो 135। अब यहाँ पे घटाना होता है, 5 में से 5 घट जाएगा 0। और देखिए यहाँ पे ये क्या है, 2 में से 3 नहीं, यहाँ से लेंगे 12, 12 में से 3 के तो कितना हो जाएगा 9, 9 3 12, और ये 1 1 यहाँ पे कट जाएगा, तो यानी कि 90 बचा। अब यहाँ पे ये क्या है, तो ये है b, ये वाला क्या होता है b, यानी कि यहाँ पे ये भाजक है और ये वाला भाज्य है, ये वाला भागफल और शेषफल। और ये किसका वैल्यू है, a का, और ये वाला q का, और ये वाला r का। अब चीज़ों को समझिए, यहाँ पे पहले a लिखा है, a यानी कि जो बीच वाला है, यानी कि 225 बराबर, फिर क्या है b क्या है यहाँ पे 135, इसमें गुना करना है किससे, q से, मतलब कि इसमें इसके साथ गुना, तो यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस r, शेषफल कितना है 90, तो यहाँ पे 90 लिख दिए, ठीक है। और ये प्रोसेस जब तब तक करते रहना है जब तक यहाँ पे शेषफल क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए, तब तक ये प्रोसेस को करते रहना है, हमारा जो है मासा निकल जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रोसेस में क्या करते हैं, ये जो 90 आया है, ये जो शेष है, अब ये शेषफल जो है क्या बन जाएगा, भाजक, और ये जो यहाँ पे भाजक था ये b यहाँ पे चला गया 135। ये जो शेषफल था इसको इधर लिख लिए, इसको घेर के, जैसे मासा नहीं निकालते हैं हम लोग वैसे ही है, इसको घेरते हैं फिर यहाँ वाला यहाँ उतारते हैं, वैसे सेम करना है, थोड़ा सा अलग लिख देना है। 90 को यहाँ पे कर दिए, 135 को यहाँ बताइए, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो फिर एक बार में 90 घटा लीजिए, 5 13 में से 9 गया तो 4, फिर वही काम करना है, ये b हो जाएगा 135, तो यहाँ पे b को लिख, ये b हो जाएगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, ये वाला b हो जाएगा भाजक, और ये वाला क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ये b है, तो इधर हम किसको लिखते हैं, a को, a कौन है 135 को बाहर बराबर b क्यूब, b और q में यहाँ गुना करेंगे 90 में 1 से, तो 90 और गुने 1 प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेषफल में 45। हम क्या बोले हैं कि तब तक इस प्रोसेस को करते रहना जब तक कि नीचे क्या नहीं आ जाए 0। अब 45 को घेरना है, 45 को घेरे, 90 को उतारते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 बार में 45 दूना 90, ये कट के 0 हो जाएगा, 0 हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही कटा तो ये फिर a हो गया, 90 a हो गया बराबर, ये b हो गया 45 इंटू, यहाँ पे ये b इंटू में 2, 45 गुने 2, अब प्लस में यहाँ पे क्या लिखना है 0, यहाँ पे शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, 0 लिख दिया। अब यहाँ से हमको मासा निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए मासा ऑफ किसका 135, 225 इज इक्वल टू, मासा जो होता है ना वो b होता है, यानी कि जिससे लास्ट में कटता है वही हमारा क्या होता है मासा। तो लास्ट में बताइए किससे कटा है 45 से, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 45, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 45 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम चीज़ों को जब एक बार समझिए, देख रहे हैं ना, ये जो है यहाँ पे आ जा रहा है और ये 90 जो है यहाँ पे, यानी कि ये पहले क्या था, ये पहले यहाँ पे ये था b, अब ये क्या बन गया है a, और यहाँ पे ये था r, और ये क्या बन गया है b बन गया। यानी कहने का मतलब है कि ये जो भाज्य है, समझिएगा, भाज्य नहीं भाजक है, भाजक जो है वो क्या बन जा रहा है, भाजक यहाँ पे भाज्य बन जा रहा है, भाज्य बन जा रहा है। और जो शेषफल है, शेषफल जो है, देखिए यहाँ पे शेषफल है वो क्या बन जा रहा है, भाजक, काटने वाला, ठीक है। शेषफल क्या बन जा रहा है, भाजक, और यही प्रोसेस हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, तो आप कहिएगा कि सर ये भाजक है, 90 क्या है भाजक, काट रहा है, देखिए 90 भाजक है, और ये क्या बन गया यहाँ पे आके भाज्य बन गया। और ये 45 क्या है, शेषफल, 45 क्या है शेषफल, और यहाँ पे क्या बन गया 45, शेषफल क्या बन गया, भाजक, काट रहा है। फिर देखिए अब आगे 0 आ गए तो छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम मासा निकाल सकते हैं। आपको सबसे सिंपल सा प्रोसेस करके यहाँ पे बता दिए। अब एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही मासा ज्ञात करेंगे। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम ले लिए हैं, 867 और 255 का क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही निकालते हैं, समझिए। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या, सबसे बड़ा जो है उसको पहले लिखिए 867 इज इक्वल टू, छोटा है इसको बगल में लिखिए 255,
यानी कि छोटा से बड़ा को क्या करना है, भाग देना है। तो कीजिए 255 से जो है यहाँ पे 867 को भाग देंगे। अब बताइए कितना बार में लगेगा, इसको 250 मान लेते हैं, 250 तो 25 या 75 3 बार में लग जाएगा। गुना कर दीजिए, इसमें 3 × 5 = 15 के 5 हासिल 1, 25 × 75 और कितना हो जाएगा 76। अब यहाँ पे भाग घटा दीजिए, यहाँ पे 7 में से 5 गया तो 2 और यहाँ पे 6 क्या हो गया 0 और 8 में से 7 गया 1। इतना तक करके उसके बाद लिखना है, ये बीच वाला ये a है तो a = क्या होता है, a = BQ अब प्लस में R। तो ये b हो गया, ये वाला b और ये q, इसमें इससे गुना, तो 255 में कितना से 3, अब प्लस में क्या हो जाएगा 102। ये कर दिए। अब वापस से क्या करना है कि इसको 102 को घेरना है और ये वाला यहाँ पे उतर जाएगा 255। देखिए 255 उतर गया। इसको आप रफ में कीजिएगा, आंसर ये आ रहा है। अब ये कितना बार में लगेगा, तो 2 बार में 204। अब घटा दीजिए, 5 में से 4 गया 1 और यहाँ पे 5 और 2 और 2 कट जाएगा। यानी कि अब ये जो है, अब ये a बन गया है, a बन गया ना ये वाला, तो यानी कि 225 यहाँ था तो 225 यहाँ आ गया, 255 है 25 नहीं है, बराबर। अब यहाँ पे ये 102 में कितना से गुना होगा, 2 से गुना होगा तो 102 और गुने कितना लिखेंगे 2। अब प्लस शेषफल कितना है नीचे 51, तो 51 लिख दिए। अब फिर इसी प्रोसेस को बताना है, जब तक यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आ जाए यही प्रोसेस, फिर 51 को घेरेंगे और ये वाला आएगा 102। अब इसको बताइए 51 से 102 कितना बार में, तो 2 बार में। ये कट के कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब बताइए 102 जो यहाँ है अब यहाँ पे आ जाएगा 102 बराबर 51 में कितना से गुना किए 2 से, तो 51 गुने कितना लिख दिए 2। अब प्लस में कितना आ गया 0। हम बताए थे जो ये लास्ट में काटता है, ये जो काटा है यही हमारा क्या होता है मसा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए मसा ऑफ कितना का मसा है 867 और कॉमा 255। इसका मसा कितना क्या गया, ये जो लास्ट में काटा है b होता है यही आंसर, तो 51 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा मसा हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो है मसा ज्ञात करना आ गया होगा। ठीक है, मसा ज्ञात करना आ गया होगा। तो आप लोग जो है कमेंट में इसका मसा का आंसर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही बनाइएगा। 135,240 इसका जो है मसा आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो है कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। और हम आगे की ओर क्वेश्चन है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में एक और क्वेश्चन पूछता है कि a = 72 है, b = 9 है, r यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ये कहा गया है कि a = BQ + R होता है। अब ये हम जानते हैं कि इसे जब हम भाग देते हैं ना, तो ये जो बीच में होता है वो a होता है और इधर जो होता है वो क्या होता है b होता है। तो इधर हमारा q निकलता है और नीचे r निकलता है, ये तो पता है। तो हमको a और b दिया है तो रखते हैं, सबको पुट करते हैं। a की जगह पे 72 है, यानी कि बीच में यहाँ पे भाजक ये भाज्य हो जाता है और भाजक कितना है, ये 9 है, b कितना है यहाँ पे 9। अब निकाल दीजिए, यहाँ पे 9 है, 9 8 जा 72, यहाँ पे कट के क्या हो गया 0। तो यहाँ पे क्या पूछा है r यानी कि रिमाइंडर। तो बताइए r बराबर क्या होता है 0, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव में आता है। तो r बराबर यहाँ पे क्या हो गया रिमाइंडर 0। अगर q पूछ देता है q, तो q यहाँ पे क्या हो जाता है 8 हो जाता है, क्विसेंट कितना होता है 8। सेम क्वेश्चन इधर भी है, b है यानी कि 3 से a को डिवाइड देना है कि इसको डिवाइड देना है। तो 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया तो कितना होगा 1 होगा, 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब बताइए अब नहीं कटेगा, यहाँ पे नहीं कटेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा Q हो गया और नीचे जो आता है ये हमारा क्या हो जाएगा R हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में, और इससे पहले जो बताए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो है हमारा मसा ज्ञात करना है, वो 2 नंबर वाले प्रश्न में पूछा जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही जुड़े कुछ यहाँ पे रूल है, समझिएगा चीज़ों को कि मसा ऑफ a, b नहीं है, a, 1 का जो मसा है 1 के बराबर। जैसे समझिए अगर हम 5 दे दे और 1 दे दे तो इसका मसा क्या होगा 1 और 5। मसा का मतलब है कॉमन, तो दोनों में क्या कॉमन है 1 कॉमन है, तो इसका मसा कितना हो जाएगा 1। जैसे हम एग्जांपल में ले ले 7, 1, एक की जगह पे आप कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर्स रख सकते हैं। तो 7 और 1 का मसा कितना आता है 1 ही आता है। तो ये हमारा a, 1 अगर कभी भी दे दे तो उसका मसा हमेशा 1 आएगा। अब मसा ऑफ सेम चीज़ों का मसा क्या होता है सेम ही आता है। जैसे अगर हम कहें कि 4 और 4 का मसा बताइए तो 4 ही आएगा। जैसे हम कहें कि 7 और 7 का मसा तो कितना आएगा 7, क्योंकि कट ही जाएगा। 7 से 7 को भाग लगाएंगे तो कितना बार में, एक बार में 7 कट गया, तो मसा जो काटता है वही होता है, तो 7 आ गया, तो यानी कि सेम आता है। अगला जो हमारा a, 0
जैसे 5 है, 5,0 है, इसका मसा क्या होगा तो ए है। क्यों है समझिए, 0 को हम 5 को 5 गुने 1 लिख सकते हैं, कॉमा 0 को हम 0 गुने समथिंग कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 5 चाहिए तो 5। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन यहाँ पे 5 है, दोनों में कॉमन 5, तो यहाँ पे मसा कितना हो जाएगा 5। तो इसलिए कहा गया कि a,0 का अगर मसा आएगा तो हमेशा a आएगा, यानी कि एक कोई नंबर होगा पॉजिटिव और एक 0 होगा तो नंबर ही आएगा हमेशा। फिर मसा ऑफ a, b है, मसा ऑफ b, a के बराबर होता है। जैसे अगर हम कहें कि 4 और 8 का मसा क्या होगा, तो आप झट से जो है 4 से 8 को डिवाइड कर दीजिएगा, 4 से 8 को डिवाइड, 4 दूना 8 कट गया, तो कितना आ गया 4। लेकिन अगर हम b, पलट दे इसको 8,4 कर दें तो फिर भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, 4 से 8 को डिवाइड करेंगे। तो मसा ऑफ a, b उलट पलट कुछ भी कीजिए, दोनों का मसा क्या होता है, बराबर होता है। और यहाँ पे a = bq + r ये है यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मसा ऑफ a, b मतलब a और b जो दो नंबर है उसका मसा जो है वो b, r के बराबर होगा। अब ये b, r क्या है जैसे समझिए, जैसे अगर हम कहें कि 4 है और यहाँ पे 12 है, इसका पहले मसा निकालते हैं। देखिए 4 से 12 को काट देते हैं, 4 × 12 कट गया, तो मसा यहाँ पे कितना आ गया 4। तो ये जो मसा आया 4 इसको हम लोग b कहते हैं और ये हमारा a होता है, और ये क्या होता है, ये इसको हम लोग कहते हैं q, और नीचे होता है r, तो r तो 0 है। तो यहाँ पे a, b यानी कि 4 और 12 एक b था, तो a और b का मसा निकाले तो कितना आया, 4 और 12 का मसा 4 आया। ठीक है ना। अब b, r का मसा निकालते हैं। b कहाँ है यहाँ पे, तो b है यहाँ पे, ये b कितना है 4, और r यहाँ पे कितना है, तो r तो यहाँ पे कुछ नहीं, r यानी कि 0। तो 4 और 0 का जब हम मसा लेंगे तो ये चीज़ अभी लिखा हुआ है, मसा ऑफ 4, 0। देखिए यहाँ पे कहाँ गया, देखिए यहाँ पे मसा ऑफ a, 0, a और 0 का मसा लेंगे तो हमेशा a ही आता है, तो वही है a, 0, तो इसका मसा कितना आएगा 4 आएगा। तो बताइए b, r का भी 4 और a, b का भी क्या आ गया 4, तो ये हमारा जो कंडीशन है वो क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो आई होप आप लोगों को मसा से रिलेटेड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से रिलेटेड आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आप लोग यहाँ तक अगर वीडियो का आप लोग अंत तक देखे हैं तो ये हमारा वीडियो नंबर पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 आएगा, और सारे के सारे जो रियल नंबर में जो भी कंसेप्ट हैं यहाँ पे सभी कंसेप्ट को एक एक दो क्वेश्चन से डील करवाया जाएगा। जैसे ही रियल नंबर खत्म होता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में जो भी प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं वो सभी प्रश्नों को जो है यहीं पे डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोग नीचे बताइए कि कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा बेहतर लगा और क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और रियल नंबर के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट होना चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।